नमस्कार साथियों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज आप सबकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुत बड़ी समाज सेविका लीलाताई चितले से, जिन्होंने गांधी जी को भी देखा, गांधी जी से भी उनके कुछ अनुभव है जो वो बताएंगी और उसके बाद तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनको काम करने का सौभाग्य मिला और उन्होंने बड़े जमकर स्वतंत्रता आंदोलन से लेके उसके बाद और आज जब वो 94 इयर्स की हो गई हैं, आज भी वो उतनी ही सक्रिय हैं और देश की चिंता जो उन्हें पहले थी, आज भी उन्हें देश की चिंता सताती है। उनकी बातों में हर वक्त देश और देश का क्या होगा, ये सारी बातें उनकी बातचीत में होती हैं। तो आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और ढेर सारी बातें देश और समाज को लेकर करेंगे। तो लीलाताई, मैं आपको बहुत-बहुत नमस्कार करती हूँ, आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आपका आशीर्वाद हम सबको देशवासियों को मिलता रहे। आपने बहुत लंबा समय, करीब 4-5 साल के बाद वो 100 साल की हो जाएँगी, इतना लंबा समय उन्होंने हमारे देश का देखा है। इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ वो बताएँगी और क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस विषय में भी वे हमें बताएँगी। तो ताई, आप हमें बताइए कि आप बचपन में किस तरह से गांधी जी से मिली और कैसे क्या हुआ? बोलिए, बोलिए। पूर्णिमा, तू आज मुझे ये पूछने आई, जी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, समाधान लग रहा है। जी, बेटा, आज मेरा चलती उम्र जो है वो 94 है। जी, कल मैं शायद नहीं रहूंगी और मैं उन भाग्यवानों में से एक हूँ जिसने देश के आजादी के लिए 150 साल अंग्रेजों के गुलामी में जो देश था, जिसे मैं अपनी प्यारी भारत भूमि कहती हूँ, वह भारत भूमि को आजादी मिलाने के लिए इस देश के जनता ने, कौन सी जनता, जो जनता सर्वधर्मी, सर्वसमावेशक और सर्व विचारवंत और अंधेरे में रहने वाले, जिनको विचार करने की फुर्सत नहीं मिलती थी और अपना श्रम और अपना पेट भरने के इसमें उनका पूरा जीवन जा रहा था, ये सब शामिल हुए थे। यदि ये शामिल ना होते तो कोई भी शस्त्र इस देश को आजाद नहीं बना सकता था। मेरे आदर्श जीवन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। उन्होंने जो उनका संदेश दिया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम अस्वाद, सर्वत्र भयवर्जना, सर्वधर्मी समानत्व, स्वदेशी स्पर्श भावना, ही एकादश सेवावी, नम्रत्वे व्रत निश्चये, ये मंत्र दिया था। ये देश बहुल धर्मीय लोगों का है, ये देश बहुल विचारों का है, ये देश एक दूसरे से तब नफरत भी करता था, प्यार भी करता था। ये सबको एक दायरे में लाना और एक शक्ति निर्माण करना, और जिनके पास 150 साल तक अंग्रेजों के राज में सूरज ढलता नहीं है, यानी पूरे पृथ्वी पर उनका राज था। हम गुलाम थे और ये गुलाम हमारे पास वंदे मातरम बोलो तो जेल में जाना पड़ता था। हम लोगों ने जब सत्याग्रह किया, छोटी छोटी थी, तो सत्याग्रह किया, वंदे मातरम और ये चले जाओ ये नारा देते थे। इसीलिए हमको
जेल में डाला गया था। जी तो ऐसे इसको गुलामी में जिन्होंने अपने को रखा था, जी, ऐसे जी। लोगों ने जी उसको यहाँ से हाँ बिना शस्त्र बिना ढाल साबरमती के एक संत तूने क्या कर दिया किया कमाल। कमाल। जी ये कमाल कैसे की है उसकी मैं साक्षीदार हूँ। जी 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 एक दिन जेल में गई थी, 12 साल की थी। हाँ, मैंने वही ताई सुना है कि आप 12 साल की थी और तब आपका गांधी जी ने शायद आपके कंधे पे हाथ रखा, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ, क्या है, मेरे पिताजी ये जो आजादी की जंग चल रही थी ना, जी इसमें मेरे पिताजी तब अंग्रेजों के राज में जी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे अपनी जी इंडिया के मालिकी की जी मालिकों, क्योंकि वो राज कर रहे थे, तो GIP रेलवे में मेरे पिताजी उस समय के हाँ एक शिक्षित जी इंसान, जी ये तार मास्टर थे, जी जी नागपुर में ही थे। जी और एक स्टेशन से गाड़ी निकली कि वो कडाडट हाँ कट उससे वहां से संदेश देते थे, अच्छा और यहाँ पर वो पढ़कर आ रही है हाँ करके पता समझता था। चलता था। तो पिताजी वहाँ अंग्रेजों के सर्विस, अंग्रेजों के सर्विस में यानी क्या, भारत के सर्विस, लेकिन हाँ हुकूमत हाँ हाँ अंग्रेजों की बराबर, तब हुकूमत थे। अंग्रेजों बराबर है। तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आए, जी तो उन्होंने एक नारा दिया जी कि अभी हम हमारे देश को आजाद करेंगे, जी और इसीलिए नॉन कोऑपरेशन, जी जहां जहां अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है उस जो डिपार्टमेंट है वहां से ये करो, क्या जी करो, नॉन कोऑपरेशन करो। हाँ हाँ पिताजी ने वो नॉन कोऑपरेशन किया जी करके उनको अंग्रेजों ने इसमें से सर्विस में से निकाल दिया। जी 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 हम लोग बम मन जात के, हाँ और पिताजी आए थे कोकण से, अच्छा इधर हमारा कोई नहीं था, जी माँ का भी कोई रिश्तेदार नहीं था, जी सब कोई कोकण में थे। जी पिताजी ने नौकरी का ये दे दिया, इस्तीफा दिया। फिर क्या करते, हम 5 बहन भाई थे, जी इतनी बड़ी फैमिली, ये करना जी बिना नौकरी ये तो नहीं चल सकता था। जी तो पिताजी एक देहात में, अकोला में थे हम, जी जी अकोला यानी विदर्भ, हाँ विदर्भ के अकोला में थे। जी तो पिताजी अकोला से नजदीक महसांग करके हाँ एक देहात है, जी उस देहात में एक ये रहते थे बड़े जमींदार, उन जमींदार देशमुख करके, तो देशमुख के इसमें जमीन में काम करने का मैनेजर करके वो वहाँ रहे। अच्छा पिताजी छोड़ के 2 और मैनेजर थे, वहां पर काम करते करते ये तीनों को हाँ हाँ उनके इस पे क्या हो गया, तीनों भी हाँ हाँ पागल हो गए। अरे ये तीनों मैनेजर पागल हो गए, मेरे पिताजी पागल हो गए। अरे अभी माँ का और पिताजी का कोई रिश्तेदार हाँ हाँ विदर्भ में नहीं था, अच्छा सब कोई कोकण में थे। हाँ हाँ जाए तो कहाँ जाए, अच्छा लेकिन उस वक्त माँ के सामने एक ही ये था कि मेरे पति को हाँ इलाज करवाना है, तो वो अकोला में लेके आई, और अकोला में लेके आने के बाद उनके ऊपर इलाज करना कठिन तो था ही, लेकिन इलाज चल रहा था। जी एक दिन मैं मंदिर में जाता हूँ करके घर से गए, वो वापस आए नहीं। अच्छा माँ के पास, और ताई ताई तब आप कितने वर्ष के थे? मैं तो बहुत बहुत छोटी थी। अच्छा बहुत छोटी यानी 5-6 साल की थी। अच्छा 5-6 साल की थी, जी। मुझे कुछ समझ में नहीं हाँ। आता था। तो वापस आए नहीं। अब वो वापस नहीं आए। हम 5 बहन भाई, 2 भाई और 3 बहनें। जी माँ का कोई रिश्तेदार नहीं, पिताजी का कोई रिश्तेदार नहीं, क्या करना। तो माँ ने ऐसे वैसे करके अपने मायके में ये भेजा
संदेशा भेजा, मामा आए तो मामा माँ को बोले कि ये सब छोड़ के चल कोकण में दापोली के पास मुरुड़ करके ये है, करवे जो है ना, करवे और मेरे पिताजी के पिता का घर मुरुड में लग के है, तो वहाँ ले जाने के लिए आए। माँ नहीं बोली, माँ ने बोला नहीं मैं रहूंगी, मैं अपना देखूंगी, अपने बच्चों को बड़ा करूंगी। तो मेरे मामा मुझे लेके गए। अच्छा। मैं 5 साल की थी और मेरे मामा 5 से 7 साल तक मेरे मौसी के पास मुरुड दापोली के नजदीक है और खेल करके वहां पर तहसील का ये था। अच्छा। मेरी मौसी विडो थी, बाल विधवा, उसका केस वपन होने वाला था। तो उस समय करवे जी जो थे, और ये मनोरमा बाई तिलक, अच्छा, ये दोनों पड़ोस में रहते थे। माँ का मौसी का पति मर गया, तो उसका केस वपन करना तब था। तो जो विधवा हो गई है तो उनके बाल निकाल दिए जाते थे। हाँ, तो ये बाल निकालने वाले तो बहुत बड़े समाज से भी तो उन्होंने बाल निकालने वाले थे। तब ये जो करवे है, करवे पड़ोस में रहते थे, तो उन रमाबाई करवे घर में आए और बोले रात को इसको, मेरी मौसी को, जिसका केश वपन करना था, पूना लेके जाएंगे करवे आश्रम में। अच्छा। रात के 12 बजे मुरुड गांव से समुंदर है, ये समुंदर के से हरने में बोट जाती थी, और हरने में बोट ठहरती थी। यहाँ से जहाज से जाना था। तो करवे के जो ये थी मिसेस करवे जी, उन्होंने मौसी को, मेरे नाना जी और उनकी मिसेस करवे, इन्होंने रात को बोट में लेके मौसी को बिठाया और मुरुड गांव से, दापोली तालुका मुरुड गांव से उसको पूना लेके गए। मौसी पूना के इसमें सीखी, करवे आश्रम में रह के। अच्छा। टीचर हो गई। अच्छा। टीचर होने के बाद मुरुड में वापस आई, और मौसी ने आखिरी दम तक सर्विस की। और मेरे माँ का मैके का सरनेम जो है परचुरे, तो परचुरे फैमिली को ऊपर उठाया करवे आश्रम। मतलब ताई उस समय के समाज सेवकों की जो आप बात बता रहे हैं कि कैसे बाल यदि मुंडा देते थे तो कैसे उन्होंने करवे आश्रम में पहुंचाकर एक पड़ोसी के नाते जो उन्होंने इतना ख्याल किया, उस समय के समाज ऐसे करवे जी जैसे समाज सेवियों के साथ आपका जब बचपन निकल रहा था तो आप पर क्या बढ़िया असर हुआ होगा, ये हम समझ सकते हैं। और शायद यही कारण है कि इन सब के सत्संग में रहते हुए आप इतनी बड़ी समाज सेविका बन पाई और आपको समाज की इतनी चिंता रही। तो गांधी जी ने आपके कंधे पे हाथ रखा था, ये थोड़ा सा बताइए कि यानी आप ट्रेन में बैठी थी और तब उन्होंने वो आपको मिले? नहीं, गांधी जी की मुलाकात जी, वो तो मैं समझती हूँ मेरे तकदीर का सर्वोच्च भाग्य का जी ये है। जी, जी, इस जिंदगी में यदि कुछ मैंने कमाया है तो बापू का 6 दिन हाथ मेरे कंधे पे रखा गया है। जी। क्या हुआ, अकोला में हम रहते थे, माँ को पिताजी चले गए, मेरा भाई मातृभूमि में काम करने लगा। अब मातृभूमि ये उस समय कांग्रेस का
जी मुखपत्र था जी और वहाँ भाई काम करता था। तो एक दिन उसको पकड़ के जेल में लेके गए। हाँ हाँ भाई जी 3.5 साल तक हाँ जेल में रहा। जी यदि अंग्रेज इस देश से ना जाते जी तो मेरे भैया हाँ जेल के बाहर नहीं आते। बिना उनको इसके सामने रखे, न्यायालय के सामने रखे रख दिया था। हाँ मेरी माँ दूसरे के घर में जी ये रोटी पकाने का काम करती थी। जी 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 उनको उस जमाने में जी 16 आने का रुपया था। जी तो मेरी माँ को पकाने का काम करने के लिए 10 रुपया मिलता था। मेरा छोटा भाई एक ये आटे की चक्की जो है, हाँ 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 आटे के चक्की में आटा डालने का काम करता था, मुझसे छोटा। जी मैं 12-15 साल से हाँ की थी उस समय, जी लेकिन उससे भी कम थी। जी और छोटा भाई 2-3 साल से मुझसे छोटा, तो जी कितना छोटा होगा। जी आटा डालने का काम करता था चक्की में। जी उसको उसके मेहनत का हाँ ये जो मिलता था, जी तो पैसा नहीं मिलता था। चक्की के नीचे जो ये गिरता आटा आटा गिरता गिरता है है, जो वो आटा मिलता था। बाप रे, यानी ताई आपका जो बचपन में आप जो इन गरीबी के बीच रहे और जिस तरह के अभावों में आप बड़ी हुई, और इतना सब होने के बावजूद आपके सामने जो समाज और देश था, तो ये हमें बताइए कि ये भावना जो आप में जागृत हुई, आप नौकरी भी आपने की है क्योंकि रोजी रोटी के लिए आपको करनी पड़ी, वो आप करती रही, लेकिन साइड बाय साइड आपका पूरा समाज के लिए जो एक समर्पित जीवन चला। थोड़ा सा हमको वो बात बताइए कि आप कब कमलाबाई हॉस्पिटल से मिली और कैसे आप कुछ इंश्योरेंस के काम में लगी, और कैसे मैंने सुना है कि आप पहली कुछ मोटर बाइक या स्कूटर चलाने वाली या साइकिल चलाने वाली आप पहली महिला थी नागपुर की। ये कुछ ऐसी बातें हमें आप प्लीज बताइए। वही मैं बताना चाह रही हूँ। जी ये जो अभी मैंने आपको कहा, जी जीवन की कैसा संकट आया था, जी 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 उस संकट ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। हाँ 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 क्योंकि भैया गए थे, जी हमारी ऐसी हालत थी। जी मैं चरखे पे हाँ उस समय जी रोज सूत निकालती थी। भाई अच्छा पेपर बांटता था, छोटा हाँ भाई। माँ हाँ दूसरे के घर में जी रोटी पकाती थी जी और मैं चरखे के ऊपर सूत काट के खादी भंडार में हाँ ले जाके रोज रुपए में 3 आना हाँ हाँ कमाती थी। अच्छा क्योंकि उस समय कांग्रेस कमेटी ने ये बताया था, जो सत्याग्रह करके गए हैं उनके घरों को मदद करना है, तो इसका जो सूत है जी वो लेना। मुझे तो लग रहा है लीलाताई, आपने जो अभी बता रही है कि आप खादी के जो सूत को निकाल रही थी, तो ऐसा बोलते हैं ना कि खादी वस्त्र नहीं विचार है। मुझे लगता है कि वो काम करते करते ही आप के जो विचारों में जो परिवर्तन आया है, वो काम आप खादी का जरूर कर रही थी, पर आपके विचार खादी के साथ, गांधी जी के साथ चलते जा रहे थे, और इसीलिए आप इतनी दूर तक आई हैं और इतना आपने जो कार्य किया है समाज और देश के लिए, ये सचमुच हम बिल्कुल ये अनुकरणीय है, और हमारी आज की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे इन लोगों के कारण ही हम एक स्वतंत्र देश में बैठे हैं, आज आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी देशवासियों ने आप लोगों की जो ये त्याग थे, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि जितनी भी कोशिश हो, कहीं न कहीं समय निकाल के कुछ न कुछ समाज कार्य में अपना समय ज़रूर देना चाहिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है जितने दर्शक आपको सुन रहे हैं, सबके मन में ऐसी कोई भावना ज़रूर आ रही होगी। तो ताई, फिर उसके बाद आप ये सूत वगैरह काट रहे थे, ये कर रहे थे, आप बड़ी होती जा रही थी, फिर आगे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में परिवर्तन आने की यही तो ये जो परिस्थिति है, जी
इस परिस्थिति से मैं एक विशिष्ट जी ऐसे लोगों के संपर्क में आ गए ना। जी 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 तब वो सब जो लोग थे जी उस समय इस देश के आजादी के लिए कटिबद्ध ऐसे लोग थे। जी उसमें दादा धर्माधिकारी थे, जी 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 उसमें मशरू वाला फैमिली थी। मशरू जी। वाला फैमिली ताराबेन मशरूवाला। ताराबेन मशरूवाला की बड़ी बहन सुशीला बेन जी। गांधी जी की बहू थी, हाँ हाँ मनीलाल भाई की पत्नी थी। तो बिल्कुल वो जो घर था जी उस घर में तब स्वामी नारायण गुजराती, जी उस घर में स्वामी नारायण धर्म भुवन जी। करके उन्होंने जगह दी थी, हॉल जी। बंधा हुआ था। अच्छा। आज वहाँ हॉस्पिटल है। मुझे जरा थोड़ा सा हाँ। दुख होता है। हाँ। स्वामी नारायण धर्म भुवन में हाँ हाँ इस देश के हाँ सभी ऊंचे लोग जिन्होंने इस देश के लिए हाँ अपना जीवन ये किया जी था, जी खान अब्दुल गफ्फार खान, हाँ 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 वल्लभ भाई जिन्हें गांधी कहा जाता है। जी 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 वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खान के पास मैं रह जी। चुकी हूँ। अच्छा क्या ये था। जी 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 बापू ने कंधे पे हाथ रखा है। हाँ हाँ लेकिन ऐसे जो लोग थे जी जी इनके भी स्पर्श मुझे मिले हैं। बिल्कुल। हमको तो बताइए इतना अच्छा लग रहा है कि आप हमने तो इतने बड़े बड़े जो ये नाम सुने हैं देश के लिए जिन्होंने इतने बड़े त्याग किए और आप उनके साथ आपका जो मतलब बोलना चालना हुआ उनको आप देख सकी, उनके कामों को देख सकी, अपनी आंखों से आपने उनको देखा। तो सचमुच मैं आपको प्रणाम, उनको तो प्रणाम करती हूँ लेकिन आप उन्हें देखे इसलिए मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। नहीं, परंतु आप मुझे मत प्रणाम करो। आप उस परिस्थिति को प्रणाम करो। जी आप राष्ट्रपिता को प्रणाम जी करो। आप बिल्कुल हमें संस्कार देने वालों को जी प्रणाम करो। तब ये जी जी हुआ कि आजादी कमाने के लिए क्या जी करना है। जी जी तो आचार्य दादा धर्माधिकारी जी बापू वहां से अफ्रीका से आने के बाद जी जमनालाल जी बजाज वर्धा में थे। जी बापू ने जब भारत में काम शुरू किया, बापू यानी महात्मा गांधी, महात्मा उन्होंने जब भारत में काम शुरू किया गांधी। तो कहाँ ये करना, जमनालाल बजाज जी उनके पास गए और उन्होंने कहा कि आप इसमें आइए, वर्धा में आइए, जी जी क्योंकि ये भारत का मध्य बिंदु है और हम आपकी सब पूरी मदद करेंगे। क्योंकि तब हाँ। वहां पर ये हलचल तो चल ही रही थी। जी जी तो वहां सेवाग्राम आश्रम जी की स्थापना हुई। हाँ हाँ सेवाग्राम आश्रम की स्थापना होने के बाद जी महात्मा गांधी ने हर एक को एक एक काम सौंपा था। जी आचार्य दादा धर्माधिकारी उन दिनों के विद्वानों में एक, जी जिनका नाम था, ऐसे वैचारिक विज्ञानी थे। जी आचार्य दादा धर्माधिकारी ने एक सुझाव दिया कि कल आने वाला जो ये होगा, कौन युवक होगा, उसको निश्चितता से अंग्रेजों ने बर्बाद किया हुआ जो भारत है हाँ हाँ वो भारत ये करना है। और भारत की संस्कृति जो है, जी अहिंसा सत्य अस्तेय, ये जो संस्कृति है वो निर्माण करना है। अच्छा उसका ट्रेनिंग देना चाहिए। अच्छा, यानी युवाओं को ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। अच्छा तो ऐसा उस समय के जर्मनी का हिटलर ऐसा युवाओं को ट्रेनिंग देता था। ये अपना ये मार्क्सवादी जी जी ऐसा ट्रेनिंग देते थे। और हिंदुत्ववादी ऐसा ट्रेनिंग देते थे। जी जी जिसमें धर्म का था, जिसमें अपने विचारों का ये था, ऐसे ये ट्रेनिंग के चलते थे। जी तो गांधी जी और उस समय के जो ये थे हमारे नेतागण थे, इन्होंने दादा धर्माधिकारी को विदर्भ के लिए, तब नागपुर एमपी में था, अच्छा मध्य प्रदेश में था। जी दादाजी मेरे ख्याल से सीपीएन बरार। हाँ
दादा को एक ये करने को कहा, राष्ट्रीय युवक संघ, अच्छा, राष्ट्रीय युवती संघ, ऐसे दो ये हो गए। तो उसमें का ट्रेनिंग जो था जी, वो क्या, हाँ, उस ट्रेनिंग में जी, ये था, सबसे छोटी तो मैं ही थी जी, मैं थी 12 साल की, अच्छा, यानी 42 यानी में 1942 में, यानी आप करीब तब 12-13 साल की होंगी। 12 जी, साल की थी। जी, तब ऐसा ठहराया गया कि ये बच्चे स्कूल में जाते हैं, मगर इनको आने वाले भविष्य में हाँ, इस देश को संभालना है, बिल्कुल, तो इनको ट्रेनिंग देना चाहिए। बिल्कुल, तो फिर मई महीने की छुट्टी होती थी इसकी, जी, जब ये आता था, जी, सीजन बदलता था, हाँ, छुट्टी होती थी 1 मई से 31 मई तक, अच्छा, 21 दिनों का जी, जी, ट्रेनिंग कोर्स होता था। अच्छा, किसी भी देहात में हाँ, हाँ, ये होना, वहाँ हम बच्चों को हाँ, वही रखना। अच्छा, यानी यानी आपके रहने की व्यवस्था वहीं रहती थी और आपको ट्रेनिंग मिलती थी। ट्रेनिंग कैसी मिली? जी, ट्रेनिंग भी ये था, प्रिंसिपल था। हाँ, हाँ, ट्रेनिंग ऐसी मिली, 1 महीने में वहां पर रहना, हाँ, कहाँ रहना, ऐसा कोई बड़ा हॉल होगा, लेकिन रहना है देहात में, हाँ, हाँ, क्योंकि उन्होंने बर्बाद कर दिया था और देहात को सबसे ज्यादा बर्बाद किया था अंग्रेजों ने। अच्छा, तो इसीलिए देहात में ये होगा। अच्छा, तो हमारा ये जो कैंप होता था, कैंप बोलते जी, थे, जी, कैंप होता था, वो देहात में होता था। अच्छा, हमारा पहला कैंप अकोला में हुआ, हाँ, हाँ, दूसरा कैंप इसमें महिला श्रम वर्धा में हुआ, तीसरा कैंप हमारा अमरावती में माधान में हुआ था। अच्छा, और वहाँ यही कमिटेड लोग हमारा प्रबोधन करते थे। अच्छा, अब देखो टाइम टेबल कैसा था, हाँ, हाँ, सुबह 5:30 बजे उठना, हाँ, 5:30 बजे उठने के बाद अपना मुंह वगैरह धो के हाँ, पहले प्रार्थना, अच्छा, प्रार्थना होने के, सर्वधर्मीय प्रार्थना, हाँ, हाँ, प्रार्थना होने के बाद हाथ में झाड़ू आता था, अच्छा, सफाई हमारे कैंप की करना, सफाई गांव की करना, हाँ, और सफाई संडास की करना। हाँ, हाँ, उस समय संडास यानी सुवेर लाइन नहीं थी, जी, 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 और संडास कहाँ होने हाँ, वाले। हाँ, तो हमारे कैंप के लिए खेती में, जहाँ कैंप का हमारा ये आवास होता था, वहां पर खेती में ऐसे 3-4 हाँ, हाँ, तख्ते होते हैं ना, हाँ, 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 उसके संडास बनाए अच्छा, जाते थे। अच्छा, अब वो संडास को सभी तरह से ये रहता, बंद किया जाता था, लेकिन जहाँ पर महिला गिरे वहां पर 2 ऐसे लकड़ी के ये रखे जाते थे, हाँ, और महिला जहाँ गिरेगा वहां पर एक बाल्टी या एक ऐसे ये क्या बोलते हैं उसको, ये लकड़ी की ये टोपली, बाल्टी या टोपली रखी जाती थी। अच्छा, उसमें संडास को जाने वाले का मैला गिरता था। हाँ, 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 हम लोगों को 1 महीने में 4 दिन का काम ड्यूटी आती थी हर एक को। अच्छा, वो जो महिला है वो संडास साफ करके, अच्छा, महिला दोनों ऐसा बाम्बू रहता था, हाँ, हाँ, इधर से एक हमारी सेविका, इधर से एक सेविका, और दोनों बाजू से उठा के खेती में, खेती अपनी रहती थी, खेती में ले जाना, वहाँ गड्ढे हमसे ही करवाए थे, अच्छा, उस गड्ढे में डालना, उसके ऊपर मिट्टी डालना, जी, 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 ताकि उसका खाद बने। बराबर, जैसे शायद बोलते सोन खाद बनता है उससे। तो वो यानी देखिए कितना उस समय क्या विचार किए जाते थे। आजकल ऑर्गेनिक बोल के बहुत सारी बातें होती है,
लेकिन आप लोगों को तब ये सब ट्रेनिंग मिली थी। और जहाँ तक आपने अपनी स्वच्छता की बात बताई कि आपको ट्रेनिंग में स्वच्छता किस तरह से सिखाई गई, हाथ में झाड़ू दी गई, तो मैं तो बोलती हूँ कि वो 12 साल की बच्ची आप, जिन्होंने उस वक़्त झाड़ू पकड़ी थी, आज 94 ईयर की आप, लीलाताई, आज भी आप झाड़ू लगाती हुई मुझे क्योंकि दिखती वो हैं। मेरा संस्कार बन गया। जी, आपने आज बिल्कुल आज क्या होता है सब, मुझे ऐसा लगता है जी। कि मेरे अड़ोस पड़ोस के सब देखते हैं, जी। फिर हाथ में झाड़ू क्यों नहीं लेते। लेकिन आज की ये हो गया है, जी। जिनके पास पैसा है हाँ। उन्होंने झाड़ू नहीं लगाने का है कि जी। झाड़ू का काम नीचे का समझा नीचे के जाता है। दर्जे का, ये बिल्कुल। नहीं, मैं देखती हूँ ताई, आप अपने रोड में, जो आपके घर के सामने की रोड है, वहाँ पेड़ लगे हैं, पत्ते गिरते रहते हैं। कई बार कोई मतलब गाय वगैरह जाती तो कचरा हो जाता, गोबर गिर जाता, कई तरह का जो गंदगी दिखती है। तो लोग सोचते हैं जब सफाई वाला आएगा वो करेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि 1-2 दिन वो नहीं आता है या देरी से आ रहा है, लेकिन हमारी जो लीला ताई है, वो गेट खोल के देखती हैं इधर-उधर, अंदर जाती है, झाड़ू लाती हैं और झाड़ू लगाने का काम शुरू कर देती हैं। वो किसी से नहीं कहती कि तुम भी आओ, या किसी को गाली मार रही हो कि ये देखो ये कॉर्पोरेशन वाले सफाई नहीं करते। उनको मालूम है स्वच्छता होनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग उन्होंने 12 साल में ले ली थी, तो आज भी उसको निभा रही हैं, कर रही हैं। यहाँ तक कि अपने घर में भी हमने देखा है कि उनकी काम वाली बाई है, सब है, लेकिन वो किसी का रास्ता नहीं देखती और न किसी पे बोझा बनना चाहती हैं। जो कुछ सफाई उनको लगता है ये होना चाहिए, वो खुद कर लेती हैं। उन्हें कोई भी काम छोटा नहीं लगता है, और इसका कारण है कि वो गांधी जी जैसे लोगों के सानिध्य में रही हैं, दादा धर्माधिकारी के सानिध्य में रही हैं, ऐसे लोगों के सानिध्य में रही हैं जो सच्चे अर्थ में समाज सेवक रहे हैं। तो उतना ही नहीं मैं करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन रोज जो झाड़ू वाला आता है जी। उसके लिए चाय बना के रखती हूँ, उसके लिए खाने का नाश्ता बना के, हाँ। और ऐसा नहीं देती जी। उसके मुंह में डालती हूँ। देखो, अच्छा। कभी आके देखना। अच्छा। मुंह में इसलिए डालती हूँ, हाँ। लोग भी उनको देते हैं, लेकिन भीख करके देते हैं, प्यार करके नहीं देते। यानी जो एक हमारी एहसान की भावना रहती है कि हाँ देखो, हमने समाज सेवा के नाम पर या किसी पे दया के नाम पर हम लोग जिस तरह से देते हैं, और ताई जिस तरह से देती हैं, प्यार से, प्रेम से, अपनेपन से, कि ये भी हमारे अपने ही लोग हैं, ये भी काम करते करते थक गए हैं। तो ताई इस उम्र में 94 ईयर की है, आप सोचिए। लेकिन ये बात सिर्फ वो नहीं बोल रही है, मैंने खुद देखा है उनको कि वो अंदर जाती हैं, चाय बनाती हैं। अपन देख के दंग रह जाते हैं कि ताई इस उम्र में आप कहाँ किचन में जा रही हैं। अरे नहीं, कुछ नहीं होता, मुझे तो आदत है। वो चाय बनाएंगी और वो सब जितने भी सफाई कर्मचारी गाड़ी लेके आते हैं और यहाँ सब सफाई करते रहते हैं, सब इनके यहाँ इकट्ठे होते हैं ताई के घर में। ताई सबको नाश्ता कराती, चाय पिलाती, प्यार से बातें करती है, मुंह तो में डालती, जी, मुंह में डालकर यानी उन्हें बताती हैं कि नहीं, ये कोई एहसान नहीं है, ये मानवीयता है। और गांधी जी से हमने यही सीखा है कि जो कुछ हरिजन हरिजन कुछ नहीं होता, हम सब एक हैं। बिल्कुल बराबर है, क्योंकि क्या है, इंसान को इंसान बनाने के लिए प्यार की जरूरत होती है। प्यार कभी भी संपुष्ट नहीं होता है। और वो जो झाड़ू लगाता है, जिसे हम ये बोलते हैं, स्वीपर बोलते हैं, स्वीपर इस समाज के जो प्रतिष्ठित कौन होते हैं, चोरी करके जो ये करते हैं वो प्रतिष्ठित समझे जाते हैं, उन्होंने बनाया होता है और उसको झाड़ू लगाने के लिए कहते। गांधी जी ने जो दृष्टि दी है, वो दृष्टि मैं ईश्वर ने दी दृष्टि समझती हूँ कि अपना ये सृष्टि तुम्हें हमने दी है, ये इंसान तेरे हाथ में सृष्टि दी है। इस सृष्टि के किस तरह से ये रखना
तेरे को मालूम होना चाहिए। जी। और इसीलिए मैं हाँ। करती हूँ। मैं खुद को भाग्यवान इसलिए समझती हूँ, मेरा बचपन में हाँ। मुझे ये संस्कार मिले हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब वो झाड़ू वाला है। जी आज क्या हो रहा है, सब आने जाने वाले तुम्हारे इर्द गिर्द का अवलोकन करते हैं जी। और कभी आके आपके घर पे चोर करके चोरी करते हैं। हाँ। मुझे बिल्कुल विश्वास है, हाँ। मेरे इधर जाने वाले जो लोग हैं जी जी वो जी आके तो मुझे गले मिलते हैं। जी जी वो जी, कभी ये नहीं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उनको पैसा मिलता है हाँ, मगर प्यार नहीं प्यार नहीं मिलता, मिलता, नहीं सही। मिलता है। बिल्कुल। यदि आप प्यार दोगे जी उनको, जी वो जी चोरी नहीं करेंगे। जी जी जी, प्यार में बहुत ताकत है और इसलिए तो गांधी जी ने अहिंसा, प्रेम और यही जो बातें थी इसी के द्वारा स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश की थी। वे कभी भी किसी भी तरह से हिंसा को उन्होंने कभी भी फटकने नहीं दिया अपने पास, और यही तो हमें उन्होंने एक लेसन दिया है, पाठ दिया है। और ताई, आप भी वो बिल्कुल फॉलो कर रही हैं, उनका अनुसरण कर रही हैं और सबको बहुत प्यार बांट रही हैं। और ताई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने गांधी जी के सहवास में तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमें थोड़ा-सा कस्तूरबा गांधी के बारे में भी बताइए, क्योंकि ताई, आप सच में एक बहुत बड़ी स्त्री शक्ति हैं और आज के समय में 94 ईयर में एक गांधीवादी, एक समाज सेविका, एक स्वतंत्रता सेनानी आज हमारे साथ, मेरे साथ बैठी हैं। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे और क्या-क्या पूछूँ, क्योंकि आपके पास तो इतने अनुभव और इतना खजाना है, जो पुरानी जो बातें हैं, ढेर सारी हैं, पर थोड़ा-सा हम कस्तूरबा गांधी और जैसी स्त्री शक्ति के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। मेरे भाग्य में बा के पास रहने का भाग्य नहीं था, अच्छा। क्योंकि क्या हुआ, मैं तो छोटी थी ना। जी। और तब ये लोग उधर आगा खान जी, जी, आगा खान पैलेस में रहते थे। हाँ। मैं सेवाग्राम जो आई, जी, वो उस घटना से आई जी, कि बा का आगा खान पैलेस में मृत्यु हुआ। जी, तब उनकी नाती जी, सीता गांधी, जी। यानी मणिलाल भाई की बेटी, अच्छा। अफ्रीका में ये लोग थे। हाँ, हाँ। तो बापू को मिलने के लिए, बापू तब आगा जी। खान पैलेस पूना में थे, जी, जी। वर्धा नहीं थे। हुँ। तो बा गई। तब बा जाने के बाद बापू वर्धा आए हुँ। और बापू को मिलने के लिए जी। सीता, हुँ। बापू की नाती, जी। अफ्रीका से इंडिया आई जी। और अकोला में उसके माँ का मायका मशरू वाला, और मशरू वाला घर में ताराबेन ने मुझे बेटी माना था। जी। मेरा आधा जीवन बचपन में वही गया है। जी। तो वहाँ सीता के मेरी हाँ, दोस्ती हो गई थी। जी। सीता जब आई, हाँ। तब ताराबेन तो मेरी मुझे मैं 4 माँ मानती हूँ। हाँ, हाँ। एक मेरा बापू ईश्वर है, जी। एक ईश्वर, जी। लेकिन माए में मुझे 4 है। अच्छा, कौन-कौन 4 माँ कौन-कौन है? मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ, जी। दूसरी मेरी राधा काकू ओ ककोला की, अच्छा। जो 2 समय हाँ। आजादी के पहले जी। इसमें जेल में गई थी, सत्याग्रह करने वाली, जी। खद्दर पहनने वाली, जी। और जिनके घर में मैंने बचपन में, मेरे घर में खाने को नहीं हाँ। रहता था, हाँ। लेकिन उनके घर में हाँ। पंडित रोटी पकाता था जी। और पूरे बर्तन चांदी के थे। अच्छा। उनके ऊपर ऐसी परिस्थिति आई कि उनको हम राधा काकू बोलते थे। काकू के पति काका जब ये हो गए, उनको लोगों ने फंसाया। ये था व्यापार, यानी कुछ नुकसान हो गया उनका। व्यापार फंसाया। जी।
तो उनके घर पे सब का सब उनके घर का ये हो गया, हाँ। कुड़की आ गई आ गई। और सब गया। जी। शौक से काका मर गए और काकू के ऊपर ऐसी हालत हो गई, उनका एक ही बेटा था, जी। वो थोड़ा सा ये नॉर्मल मिजाज का नहीं था, तो करने वाला कोई ना। मेरे जी। काकू ने, हाँ। जिसने लोगों को ये किया, हाँ। मेरे ऊपर बहुत प्यार किया। जी। उस मेरे काकू को पका के डब्बा लेके लोगों के घर में डब्बा देने की, जो ये देश के स्वातंत्र के लिए, आजादी के लिए। हाँ, मेरे को मतलब आपको समझ में आ रहा है ताई। मैं वही चाह रही हूँ कि जो स्त्री शक्ति पर ये जो आप बता रहे हैं कि कैसे यानी उन पर इतनी तकलीफ के बावजूद वो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए भी कार्य करती रही इस हालत में भी। तो ऐसी ये स्त्री शक्ति आपकी 3 तो हो गई, अब चौथी कौन है? नहीं तो काकू ने ये खा के, जहर खा के काकू ने, अरे! कुछ भी नहीं था, इतना पैसा था, पूरा का पूरा लूट लिया लोगों ने आजादी के बाद। ओहो! और यानी आजादी दिलाने में उनका इतना योगदान रहा और बाद में 2 दफे जेल में गई थी। ओहो! और अच्छा 2 बार वो जेल में गई। राधा काकू ओक, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में कार्य किया, 2 बार जेल गई और बाद में स्वतंत्रता मिलने के बाद जो उनके साथ हुआ, वो बहुत ही अफ़सोस करने और बहुत खेदजनक बात हुई। ताई बहुत बुरा लगा ये बात सुनकर। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं मान सकती हूँ कि कस्तूरबा गांधी से डायरेक्ट आपका कुछ ये नहीं हुआ, परंतु मैंने कहीं तो भी, मैं को याद तो नहीं आ रहा, पर सर्वोदय आश्रम में कभी तो भी कुछ बात हुई थी स्त्री शक्ति पर। तब कस्तूरबा गांधी के बारे में आपने बहुत अच्छी कुछ बातें बताई थी। तो कि यानी स्त्री शक्ति तो असली वो है और गांधी जी से कहीं भी वो कम नहीं थी। थोड़ा उनके बारे में बताइए। माँ के बारे में क्या कहूँ जी। बापू की, यानी महात्मा गांधी की, महात्मा की टीचर थी। बापू ने ये लिख के रखा है, बापू कभी झूठा नहीं बोलते थे कि बहुत बार बा से वो सीखे है। और बा भी बोलती है कि मैंने ऐसी जीत की थी, मैंने वैसी जीत की थी, और बापू ने मुझे ये किया, ये सुनने के लिए जो जीत की थी कि मेरे बहू के लिए चाहिए, तो बापू ने बताया, ऐसा उन्होंने कहा है। 2 बार बा ने ये बताया है। वहाँ दक्षिण अफ्रीका में हाथ का हाथ से करना है, तो वहाँ इनके वहाँ मेहमान आते थे जी। घर में ही संडास करके रखा था। एक दफे कोई ये आया, मेहमान आया, उसने वो घर के संडास में ये किया, महिला निकालने के लिए कोई नहीं था। बा को बताया गया। बा ने बोला, मैं तो इस जात की हूँ, मैं नहीं उठाऊंगी। बापू ने बोला, तेरे को उठाना ही पड़ेगा। बा ने जिद की, बा ऐसे जिद्दी थी, तो जिद की नहीं उठाऊंगी। तो बापू ने दरवाजा बंद करके उनको बाहर रखा। रात हो गई। तो उसने बोला कि बा ने बाहर से बोला, आप मेरे को बाहर रख रहे हो क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे मालिक हो, इसीलिए ये सब कर रहे हो। अब दरवाजा खोलो, मैं ये करती हूँ, लेकिन आप पट्टी करके मेरे ऊपर जो ये कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। बाप रे! यानी उन्होंने उस वक्त ही ये बताया कि पुरुष और महिला की जो समानता है उस तरह से देखा जाना चाहिए। अपने जीवन में ये जो इंसिडेंट था, यानी एक तरह से बा ने उनको कुछ सिखाया। और एक है, और एक इंसिडेंट है कि बा ने उनको ये किया जी। एक दफे क्या हुआ, कुछ इधर उधर का ये था, अपना दक्षिण अफ्रीका में आने के बाद लोगों ने उनको प्रेजेंट दिए। तो एक हार दिया सोने का जी।
बापू ने वो रखा, बापू ने नहीं, बा ने वो रखा। और फिर जब शाम को हिसाब रखते थे, पाई पाई का हिसाब। ऐसा नहीं हो आदर्श पुरुष हुआ, पाई पाई का हिसाब रहता था। वो और कहाँ गया? तो जो लिखने वाले थे उन्होंने बोला बा ने रखा। बा को पूछा गया, आपने रखा? हाँ मैंने रखा। तो बोले क्यों? तो बोले यही मैंने इसलिए रखा, आपने तो कभी मुझे गहने नहीं दिए थे, मेरी बहू है, ये क्या है अपने पास, तो मुझे लगा कि मेरी बहू के लिए, इसीलिए मैंने रखा है। बा ने बोला देखो घर में रहना है, बापू ने बोला हाँ घर में रहना है, लाके वहाँ जमा कर दो। ये पब्लिक की जब देन है, इसका हिसाब रखना पड़ेगा, वो दे दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। जी बा को देना पड़ा। दोनों भी अपने अपने जगह पे सही थे। कि बा को ऐसा लगना कि मेरी बहू, मुझे तो कुछ नहीं मिला, मेरी बहू को मिलना चाहिए, वो गलत नहीं थी, मगर ये इतने निष्ठुर नहीं थे। ये इतने पक्के थे अपने उसूलों से, क्योंकि उसूलों के ऊपर उनका विश्वास। बिल्कुल, कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता उन्होंने नहीं किया, और जो समाज की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्यों ले, ये जो भावना थी, यही बात उन्होंने बा को भी बताई। और बा ने तो खैर बहुत कुछ संभाला है गांधी जी को। तो अभी आपके और बात बताइए जी। हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ जी, नौखाली, नाम सुना है ना? नौखाली में बॉर्डर पे है जी, नौखाली में दंगा हुआ था। दंगा यही नहीं हो रहा था, बंद नहीं हो रहा था जी, इससे कार से, मिलिट्री से। तब वल्लभ भाई पटेल ये थे। अच्छा। वल्लभ भाई पटेल नहीं, अंग्रेजी थे। बापू को तो उन्होंने ये किया, शासन ने, कि महात्मा जी आएंगे तो वो ही हिंदू मुसलमानों का ये दंगा बंद हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल। अच्छा। गांधी जी को बुलाया गया वहां पर। बा भी उनके साथ गई, और वहां का दंगा ये हुआ। बिहार में एक दफे ये हुआ, क्या हुआ, ऐसा ही लोगों का संघर्ष हुआ, तो बापू को, नौखाली बिहार में है ना, वहीं। अब जहाँ इनको रखा था, तो बापू जंगलों में जाना था। बापू ने बोला ऐसा करो, मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ दंगल हो गई है, वहाँ मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तब तक तुम गाँव देखो। तो कस्तूरबा, मनु गांधी उनकी नाती, और आभा और मनु उनके साथ थे। तो ये तीनों गांव घूमने गए। अब गांव जब घूम रहे थे, ऊपर से बहुत सारे ये था, दिन इसके थे, उष्मा यानी सूरज बहुत ये करता था। उन्हाळ्याचे दिवस, धूप के दिन थे, बहुत धूप था। ये जब गांव देख रही थी, तब उनको प्यास लगी। एक झोपड़ी के पास गए। उस झोपड़ी बंद थी, तो उसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ से टक टक किया। अंदर से आवाज आई, कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं कस्तूरबा हूँ, और हमको बहुत बड़ी प्यास लगी है, हमें पानी मिलेगा क्या? अच्छा। अंदर से आवाज आई, हाँ देती हूँ। तो अंदर से आवाज आके जो झोपड़ी थी, थोड़ी सी ये करके खोल के उसने पानी दिया, गड़वा और ये दिया, लेकिन दरवाजा खोला नहीं। अच्छा। तो बा ने पूछा, बहन जी आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? आओ हमसे मिलो ना। बाई ने कहा, मैं दरवाजा इसलिए नहीं खोल रही हूँ,
मैं नंगी हूँ, ओ मेरे अंग पे वस्त्र नहीं है। अच्छा। इसीलिए मैं नहीं मेरी बहू हाँ। बाजार में गई है, हाँ। हम दोनों के लिए हाँ। एक ही साड़ी है, वो पहन के गई है। बाप रे, इतनी गरीबी। मेरे अंग पे वस्त्र नहीं है। मेरे राष्ट्रपिता ने, तुम्हारे राष्ट्रपिता ने उस दिन से अच्छा। पूरा वस्त्र नहीं पहना है। करेक्ट करेक्ट, जो गांधी जी के लिए बोला जाता है कि मेरे भारत के इतने लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। लेकिन इंसिडेंट ये है, अच्छा, उस दिन से बापू ने पूरा वस्त्र नहीं पहना है। कौन कहेगा ये बच्चों को, कौन कहेगा ये? जी 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 जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं और गांधी जी के प्रति जो आपका प्रेम है, वो तो प्रेम तो पूरे देशवासियों को है, लेकिन उनको फॉलो कोई नहीं कर रहा है। ये भी एक बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि आजकल जो समृद्धि बहुत अलग तरह की हो गई है, विचारों की समृद्धि, और जो हमको आज अपने इस गरीब देश के लिए करना चाहिए वो चीजें कम हो रही है। इस विषय में आप क्या बोलेंगी ताई? मैं कहूँ, हाँ मैं जब बापू का ये करती हूँ, जी मेरे लिए तो वो युग पुरुष है जी रोज सुबह जब उठती हूँ, जी, मैं अयोध्या का राम को राम मानती नहीं हूँ। वो राजा था, उनके जीवन में जी जो ये है जीवन का चरित्र जो है, उस राजा 100% न्याय दे नहीं सकता है। सीता जी के ऊपर जो अन्याय हुआ है जी वो राजा होने की वजह से हुआ है, इसीलिए मैं राम राजा को राजा मानती नहीं हूँ, और वही सबका देव। बट बापू का राम जो था, वो कहते हैं मेरे हृदय में, हर एक के हृदय में सत्य बसा हुआ है जी और ये सत्य मेरा राम है जी। गांधी का राम अयोध्या का राम नहीं है, गांधी का राम हृदय में बैठा हुआ सत्य जो है वो राम है। ये मुझे कहना है, वो मैं मानती हूँ। जी जी, वो मैं मानती हूँ। जी जी जी। गांधी जी ने तो अपने अंतिम समय में भी है राम बोलकर अपने प्राण छोड़े थे। तो मैं और भी एक बात पूछना चाहूंगी ताई कि जैसे आपने काफी जैसे स्वतंत्रता आंदोलन का समय आपने भाग लिया, स्वतंत्रता देश को मिल गई, फिर ढेर सारे समाज कार्य ऐसे थे जो हमारे भारतवर्ष में महिलाएं भी उसमें बहुत भाग ले रही थी। ऐसे वक्त पे मुझे याद आता है कि शराब बंदी को लेकर आपने बहुत काम किया, फिर आप झोपड़पट्टियों में जाकर गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए भी बहुत काम करती आई हैं। थोड़ा इस बारे में जानकारी दीजिए। ये शराब बंदी का जो आप कह रहे हैं ना जी, गांधी जीवन, गांधी तत्वज्ञान, गांधी विचारधारा से बिल्कुल परे है। ये देश में जी, कल का राज आज का राज्य करते, ये जो है ना, इनको क्या करना था? मैंने कहा वहां वस्त्र नहीं है करके मेरे राष्ट्रपिता ने वस्त्र, पूरा वस्त्र डालना छोड़ दिया। वैसा ही ये है। हाँ, आपको खर्च करने के लिए जी पैसा नहीं है, टैक्स होना है, इसीलिए शराब बंदी पे बोलते हो जोर से। और दूसरे बाजू में मेरे ही समय में आई बल्लाळ करके थी बम्बई में, बम्बई में वहाँ इसका शराब का लाइसेंस जी और शराब बंदी का जी ये फोर्स में आज भी है। एक गैरेज है, वहाँ पर शराब बंदी और बीच के ये दीवार और लग के ही उसी बेंच में इसमें ऊपर टीन है, पतरा है, उसी इसमें शराब बंदी का ऑफिस। ये क्या बात है? जी जी जी, ये गांधी का प्रिंसिपल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सत्य कहाँ है? सत्य नहीं, नहीं बिल्कुल। यानी शराब ने कई परिवारों को उजाड़ा है
और महिलाओं ने तो इतना कुछ, शराबी पति या शराबी बेटा है तो घर की घर जिस तरह से सहते आया है बच्चों को लेकर एक औरत, और ये जो पीड़ा है महिलाओं की, इसको देखते हुए हमारी स्त्री शक्ति की प्रतीक हमारी लीला ताई इतना ज्यादा इसी बातों को लेके बाहर निकला करती थी, जगह जगह प्रोसेशन निकालती थी, झोपड़पट्टियों में जाके लोगों को समझाती थी। ये मैंने आपको ये कार्य के लिए जाते हुए मैंने खुद देखा है, इसीलिए मैंने आज ये बात छेड़ी। और ताई, आप कुछ स्कूल्स वगैरह के लिए भी कुछ खाने पीने का भेजते थे, कुछ स्कूल के लिए जो गरीब बच्चों के स्कूल हैं या गरीब बच्चों के लिए भी कुछ काम था, वो थोड़ा सा बताइए। क्या हुआ, ये काम करते करते जी क्रिश्चियन सोसाइटी से जी मुझे नजदीकी हो गई। जी आज भी जी यहाँ का मोमिनपुरा, जी यहाँ की क्रिश्चियन बस्ती जी सब मेरे अपने हैं, जी क्योंकि मुझे ये संस्कार मिले हुए हैं। जी तो मैं एक दफे बैठी थी, तो यहाँ पर एक क्रिश्चियन ये थे, जी तो उन्होंने मुझे कहा कि रेवरेंट रेवरेंट थे। तो उन्होंने मुझे कहा आजकल क्या चल रहा है। मैंने कहा कि अब मेरा घर का, मेरी जो ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है, मुझे अब झोपड़पट्टी में जाके उनको शिक्षा, उनको ट्रिपल इंजेक्शन, आरोग्य, शिक्षा, ये सब उनको देना है, चरखे पे सूत काटना वगैरह। तो लेकिन अपने यहाँ ऐसा है कि देने के लिए कुछ नहीं होगा तो कोई आपके पास नहीं आएगा। जी जी मैं जाके कहूंगी तो कोई आएगा नहीं जी। तो मुझे ऐसी एक ये चाहिए कि जो कोई मुझे उनको मदद करने के लिए ये करेगा तो मैं उनका काम करूंगी जी। और उन्हें दे के झोपड़पट्टी में चेंज लाऊंगी जी जी। फादर जोखिम, फादर जोखिम थे वो जी जी। तो फादर बोले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु ने एक प्रोग्राम निकाला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो एक प्रोग्राम निकाला है, आप काम करेगी तो मैं आपका नाम भेजता हूँ। अच्छा। और वो आपको ये देंगे। तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया। अच्छा। कि प्रेग्नेंट माता से 5 साल के बच्चे तक। अच्छा। क्या होता है, बराबर खाना नहीं मिलता है, इसीलिए बच्चे ज्यादा मरते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनको थोड़ा सप्लीमेंट्री फूड देना है। सप्लीमेंट्री फूड क्या था, 2.5 किलो इसका आटा, अपना ये होता है ना गेहूं, और ये जो होता है 2.5 किलो आटा, 1.5 किलो सूजी जी, और 1 किलो तेल, 1 किलो दूध पाउडर। ये इसके लिए कहा कि अच्छा। 1 महीने में हर एक बच्चे को उसका जो ये प्रमाण दिया था उससे बांटना। अच्छा। तो रेवरेंट इन्होंने मुझे कहा आप कर सकती हो क्या? मैंने कहा मैं जरूर करूंगी जी। क्योंकि इससे यदि बच्चों को ये होता है, उनका आरोग्य और बच्चे मरना कम होता है, तो मेरे लिए ये तो धर्म है, तो मैं करूंगी। तो उन्होंने मेरा नाम लिख दिया। अच्छा। उन्होंने मुझे सैंक्शन किया। पहले तो 25 बच्चे, और आखिरी जब मैंने उनका बंद हुआ जी, 800 बच्चों का। ये क्या, 25 से बढ़ते बढ़ते 800 बच्चों के काम आप करने लगे। अब ऐसा हो गया जी कि जब उनका देखने के लिए कोई दिल्ली में आता, वहां से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, प्रदेश से, तो पहले अपने सेंटर में आता। अच्छा। इतना अपना सेंटर अच्छा था। मुझे एक खुशी ये है जी जी कि होने वाले बच्चे जी, उनकी माँ और 5 साल तक के बच्चे जो है जी, कितने मुझे मालूम नहीं जी,
उनको तो भगवान बचाता है, जी लेकिन उसमें मैंने हाथ बटाया है। जी 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 हाँ, मैंने आपके यहाँ पे वो देखा है कि ये सब सामान लेके गाड़ी जाती थी, आपके यहाँ ही रहता था, वो सब सामान आप भिजवाते थे मैंने और बांटने भी जाते थे। मैंने मोमिनपुरा हाँ और हसनबाग हाँ जानबूझ के मेरे प्रोग्राम में लिए थे। जी बाकी के तो हिंदू के है। जी हसनबाग में मेरा सेंटर था, हाँ 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 और वो बहनें मेरे ऊपर बहुत प्यार करती थी अच्छा। और बहुत मैं समझ सकती हूँ ताई, सर्वधर्म समभाव वाली आप में बात है, तो आपके लिए कोई छोटा कोई बड़ा, कोई जात कोई पात कुछ नहीं है, सभी आपके लिए एक जैसे हैं। और ताई एक बात मैं और भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि अभी अभी की ही घटना घटी थी कि जब आपका बहुत पेपर में सब दिख रहा था, काफी बातें आपके बारे में आ रही थी कि आप जब राहुल गांधी आए थे यहाँ पर, और जब वो पूरे देश में घूम रहे थे, ऐसे वक्त पर वो नागपुर में भी आए थे, और आप नागपुर वर्धा में आए थे। खामगांव आए थे। हाँ? खामगांव अच्छा, खामगांव में आए थे। शेगांव। तो आप खामगांव में जाके मिली उनसे? हाँ, तो आपका जो मुलाकात, हमें तो बस उतने, क्योंकि उस वक्त असल में मैं भारतवर्ष में नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, पर मैं न्यूज़ देख रही थी। तो मेरे को ये पता चला कि ऐसा कुछ चल रहा है। तो मैं सोचने में पड़ गई थी कि जो हमारी ताई है, वो किसी तरह से पॉलिटिकली कोई चीज़ों में पड़ती नहीं है। वो गांधी विचारों के साथ ही रहती हैं। और ये कैसे, क्या वो उनके साथ हैं और क्या है, मेरे को कुछ ठीक से नहीं मालूम है। थोड़ा सा बताइए इस बारे में। एक बात कहूँ जी मैं आजकल जी बहुत ईश्वर के इसके ऊपर शक्ति पे मानने लगी हूँ। जी पहले मैं समाजवादी थी, ईश्वर नहीं मानती थी। जी आज मैं उसी के एक दफे वो इतवारी में जी किसी ने मुझे भाषण के लिए बुलाया, वहां मैं गई थी। तब राहुल की पदयात्रा है ऐसा चल रहा था, सुन रही थी। उस समय मैंने वहां पर ऐसा कहा था, यदि राहुल आते हैं तो उनको आशीर्वाद देने के लिए मैं जरूर जाऊंगी। अच्छा, यानी ये बात कहाँ कही थी आपने? कहाँ कही थी? इतवारी। अच्छा, नागपुर के इतवारी एरिया में ऐसा मैंने कहा। अच्छा जब राहुल जाने वाले थे, मुझे मालूम नहीं हो किसी ने सुना, किसने ये किया, जो वहां से आने वाले, नागपुर में नहीं आने वाले थे, खामगांव शेगांव से जाने वाले थे। अच्छा, तो उसके 2 दिन पहले मेरे यहाँ एक ये आए, सुनील पाटिल करके आए और बोले आपकी व्यवस्था की गई है। कहाँ की है? खामगांव में, शेगांव में आश्रम में की हुई है। वहाँ से खामगांव से राहुल जी जाने वाले हैं और राहुल जी के लिए वहाँ पर आपको मिलना है। अच्छा, आप व्यवस्था हो गई। मैं गई। तो ताई मुझे ये बताइए कि आप क्यों गई? मैं क्यों गई तो मैं बता रही हूँ। वहां जाने के बाद शेगांव के इसमें ऑडिटोरियम में मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था, बाद में ये आया और एक देहात है वहां मुझे ले गए, और वहां पर मैंने राहुल गांधी को देखा। मैं साथ में तामन बोलते हैं ना, क्या बोलते हो? तामन दिया, उसके बाद और हयात कुंका ये लेके गई थी। मुझे राहुल को ये करना था, ओवालना था। तो वो लेके गई। वहां पर मुझे उन्होंने ये नहीं किया, जयराम रमेश, इन्होंने मेरी इतनी दखल ली। और वहां जब मैं बैठी, नहीं ताई, ये सब जब हुआ तो हुआ क्या कि लोगों के मन, जी मैं मेरे देश के, मैं जो धर्म है, मैं धर्म मानवता धर्म मानती हूँ। मेरे प्रार्थना, मेरे युग पुरुष लोग मेरी प्रार्थना के भगवान है, और मेरा धर्म ग्रंथ
मेरा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज माय रिलीजियस, ये है डॉक्यूमेंट है। तो ये जो रिलीजियस डॉक्यूमेंट है उसकी सुरक्षा जो करता है उसको आरती करना 94 इयर्स फ्रीडम फाइटर की जिम्मेवारी है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब पैदा हुई है उसके लिए करोड़ों लोग सभी क्षेत्र के, सभी स्टेटस के और सभी लिंग के करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया हुआ है। इसीलिए वो मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी राज्य घटना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राहुल जब घूम रहे हैं वो अपोजिशन पार्टी के लीडर है। हाँ, मतलब असल में वही बात है ताई, मैं इसलिए ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप तो किसी पार्टी के साथ नहीं है, आप अपना स्वतंत्र समाज कार्य करती हैं और हमेशा देश के बारे में सोचती हैं। और जब ये घटना घटी तो मैंने जब कहीं मोबाइल पर या कहीं न्यूज़ में देखा तो मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। तो इस बात को आप क्लियर करिए। नहीं तो क्या है, अपोजिशन लीडर को स्ट्रेंथ देना एज ए सिटीजन एंड बिलव्ड सिटीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्ज है। जो जिनको चुन के दिया है रिस्पेक्टेबल है, लेकिन जो अपोजिशन लीडर है वो भी रिस्पेक्टेबल है। इक्वालिटी हैज गिवन इन द ये गवर्नमेंट किसने दी है? मेरी राज्य घटना ने दी है। तो मेरी राज्य उसे पप्पू 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 नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि अपोजिशन पार्टी तो होनी ही चाहिए। हर क्षेत्र में ये चीजों की जरूरत है क्योंकि अदरवाइज जो आदमी है ना वो निरंकुश हो जाता है यदि उस पर थोड़ा भी अंकुश न रहे। तो एक पार्टी या एक व्यक्ति हमारा ऐसा अपोज में भी रहे जो हमारी गलतियों को बताता रहे, उससे क्या होगा, देश का ही भला होता है। तो शायद इस सोच के साथ आप गई तो आज ये बात काफी क्लियर भी हुई। नहीं तो क्या है, आज जो चल रहा है ना ये चल रहा है क्योंकि सिटीजन जो है अपना राइट समझते ही नहीं है। आज जो पार्लियामेंट में चलता है, आज जो असेंबली में चलता है, एक भी सिटीजन बोलता नहीं है हमें भी राइट है कहने का। अरे बच्चों, हमने आपको चुन के दिया है, आप जो काम करना है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करो, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मत करो। यही मेरा कहना है। बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन इसके हुकूमत की कुर्सी पे बैठता है इसे मुझे लेना देना नहीं है। लोगों ने चुन के दिया है, इज्जत कॉन्स्टिट्यूशन करती है तो वो करती है। जो मतदार है, इंडिविजुअल मतदार, जो झोपड़पट्टी में भी रहता है, अंधेरे में रहता है, भूखा रहता है, श्रम करता है, उसकी आवाज भी सुनो। बिल्कुल इसीलिए मैं गई थी और इसीलिए अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई ताई आपने। आपका अनुभव इतना ज्यादा है कि आपकी बात हम सभी को समझ में आई है। और बाकी मैं कुछ आपसे, यदि आपको लग रहा है कि कोई चीज रह गई है और आपके मन में है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, युवाओं के प्रति, इस देशवासियों के प्रति, तो आप बता सकती हैं। कोई एक संदेश के रूप में आप कोई बात बोलना चाहे तो आप बताइए। नहीं, मैं संदेश का दूंगी। मैं एक ही बात कह रही हूँ। मैंने झोपड़पट्टियों में पालना घर शुरू किए। वो झोपड़पट्टी में काम करती थी ना। एक दिन इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक दिन देखा, हारे वाली बाई और उसका मर्द सुबह जाते थे बाजार में, रात को आते थे। बच्चे जो है झोपड़ी में बंद करके जाते थे। तो हम दूध बांटते थे और ये बांटते थे। मेरी बाई लोग गई
जी। और उन्होंने मुझे आके बताया, ताई हाँ। आज हमने क्या देखा मालूम है, हाँ। एक झोपड़पट्टी में माँ बाप गए है हाँ। हारा उठाने के लिए, हाँ। और वहाँ पर नीचे 3 साल का बच्चा है और झोपड़ी में 6 साल का या 6 महीने का या 1 साल का है। तो दोनों को भूख लगी थी। हाँ। 2 बजे गए थे ये। हाँ। भूख हाँ। लगी थी, हाँ। खूब रो रहे थे, तो बोले हम दुकान में गए, हाँ। वहां से बिस्किट लाए जी। और झोपड़ी में कैसे तो भी फेंके, नीचे के बच्चे ने वो उठा के खाया। हाँ। इसमें हाँ। झोली में जो बच्चा था, हाँ नहीं, शाम को बच्चा मर गया था। अरे, इसीलिए मैंने 6 पालना घर नागपुर के झोपड़पट्टियों में खोले थे। अच्छा, यानी पालना घर की कितनी जरूरत है, ये आपने अभी जो ये घटना बताई, बाद में म्यूनिसिपैलिटी ने ये किए, लेकिन पहले झोपड़पट्टी का जो ये है, हाँ। वो बच्चा मर गया था वहां पर, अच्छा, भूख के मारे। अच्छा। हाँ, तो ताई आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अभी चलते चलते आप कुछ बोलना चाहे तो जरूर बोलिए। क्या बोलूं? बिल्कुल, आपके पास तो वैसे बहुत कुछ है बोलने के लिए, मैं जानती हूँ, लेकिन आपने जो कुछ बोला इतना अच्छा बोला, इतना कुछ अच्छा बताया है। हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी बहुत कुछ मालूम हुआ है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में और आपकी कहानी के बारे में, और आपका भी स्ट्रगल क्या रहा है ये भी हमें काफ़ी कुछ मालूम है कि आप बिल्कुल सेल्फ मेड हैं। आपने जिस गरीबी से आप आई, उसके बाद आपने किस तरह से अपने 2 बच्चों को कैसे पाला पोसा बड़ा किया। आपके पति का भी देहांत हो गया था, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होकर आपने इंश्योरेंस एजेंट के रूप में काम करते हुए अपने घर को संभाला। जिस घर में आज अभी हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, ये घर भी आपने बनाया बच्चों को रहने के लिए, और आज भी आपके बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, आप भी रह रही हैं, और आप जिस तरह से घर में रह रही हैं, जिस सिंप्लिसिटी के साथ, वो आजकल के ज़माने में ऐसा दिखना बहुत दुर्लभ होते जा रहा है। ये सिंप्लिसिटी और ये उच्च विचार, इसके लिए ताई मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, और दर्शकों में आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी बातों को बहुत ही पेशेंस के साथ सुना। धन्यवाद।